Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the second lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about what is air pollution and what are the particulate matters. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about introduction of the pollution and the various types of pollutants. So guys, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो गाइस, अभी बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है. तो गाइस, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कोई भी गैस या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को, ऐसे कंटेमिनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स. एंड क्योंकि इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? एयर पोल्यूशन. मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी कंटेमिनेंट हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, तो इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स. एंड क्योंकि इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो इसे एयर पोल्यूशन का नाम दे दिया जाता है. सो गाइस, आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूटेंट प्रेजेंट होगा तो वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो गाइस, आपको याद रखना है कि एयर पोल्यूटेंट्स में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं. एक तो आते हैं पर्टिकुलेट मैटर्स एंड दूसरे आते हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स. सो गाइस, होता क्या है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? पर्टिकुलेट मैटर्स, जिन्हें बेसिकली हम लोग पीएम पार्टिकल्स भी बोल देते हैं. लेकिन कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देती हैं. इनमें से भी कुछ गैसेस तो ऐसी होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का परमानेंट कॉम्पोनेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो वो बेसिकली पोल्यूटेंट का काम करेगी और इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, जिसे हम लोग एयर पोल्यूशन का नाम दे देते हैं. सो गाइस, हमने क्या देखा? एयर पोल्यूशन दो तरह के पोल्यूटेंट्स की वजह से हो सकता है. एक तो होते हैं पर्टिकुलेट मैटर्स एंड दूसरे क्या होते हैं? गैसियस पोल्यूटेंट्स. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं. तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल छोटे छोटे से सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. क्योंकि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे लंग्स पर बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है. एंड इसकी वजह से गाइस, जो हमारी पल्मोनरी फिब्रोसिस होती है ये भी हो सकती है. सो गाइस, उसके बाद बात करते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर्स हमारे एटमॉस्फेयर में आते कहाँ से हैं. सो जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं ये बेसिकली नेचुरली भी आ सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ के कारण भी. सो गाइस, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं इनमें बेसिकली सॉलिड कॉम्पोनेंट्स भी आते हैं और लिक्विड कॉम्पोनेंट्स भी. एंड इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है. तो जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी. तो नेचुरल में आएंगे जो वॉल्केनिज्म के दौरान बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, जिसे बेसिकली हम लोग वॉल्केनिक एशेस का नाम देते हैं. ये भी गाइस किसकी एग्जांपल होती है? पर्टिकुलेट मैटर्स की. लेकिन अगर हम लोग बात करें एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की, तो इसमें क्या आएंगे? जैसे हमने कोल की बर्निंग की तो इसकी वजह से बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं. एंड गाइस, जब भी किसी तरह की माइनिंग की जाती है, किसी भी मेटल को निकाला जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि छोटे छोटे मेटल्स के पार्ट हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है. क्योंकि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली सॉलिड होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? पर्टिकुलेट मैटर्स. सो गाइस, होता क्या है, जब भी किसी कोल की कंबशन की जाती है तो उस दौरान बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं. एंड गाइस, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें एटमॉस्फेरिक पर्टिकुलेट मैटर्स का नाम भी दे देते हैं. एंड कॉमनली हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? पीएम पार्टिकल्स. सो गाइस, आपको याद रखना है कि नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं. एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों है. क्योंकि ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि ये हमारी बॉडी में एंटर करके हमारे लंग्स को, हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को
बढ़ा सकते हैं। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम लोग कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। सो गाइस बेसिकली हम लोग पर्टिकुलेट मैटर्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो अगर पर्टिकुलेट मैटर्स का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब क्या हुआ कि जैसे कि बेसिकली 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, तो हम लोग इन्हें क्या बोलेंगे, हैवी पर्टिकुलेट मैटर्स। लेकिन अगर 10 माइक्रोमीटर से साइज़ छोटा है तो इन्हें क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा छोटा साइज़ हो जाता है तो इन्हें बेसिकली हम लोग नैनो पार्टिकल्स का नाम दे देते हैं। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, हैवी पर्टिकुलेट मैटर्स। लेकिन जो थोड़े से छोटे होते हैं, 10 माइक्रोमीटर से कम होता है जिनका साइज, उन्हें क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स। एंड जो बिल्कुल ही छोटे छोटे से होते हैं ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, एंड इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नैनो पार्टिकल्स। सो गाइस आपको याद रखना है कि 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा वाले कौन से होते हैं, हैवी पर्टिकुलेट मैटर्स। उससे छोटे कौन से होते हैं, सस्पेंडेड मैटर्स। एंड उससे भी छोटे जो होते हैं इनकी वजह से एरोसोल्स बन जाते हैं। एंड गाइस इनका साइज नियरली 0.02 माइक्रोमीटर से भी छोटा होना चाहिए, तभी हम लोग इन्हें नैनो पार्टिकल्स का नाम दे देते हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी वजह से होता क्या है कि ये कुछ टाइम बाद अपने वेट हैवी होने के कारण सॉइल पर बैठ जाते हैं, वाटर पर या फिर ग्लेशियर्स पर बेसिकली सेटल हो जाते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि इससे ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, एंड और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि अगर ये पीएम पार्टिकल्स हमारे ग्लेशियर्स पर सेटल हो जाएं तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएंगी और इसकी वजह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें सस्पेंडेड पार्टिकल्स की जिनका साइज बेसिकली 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि इनका साइज इतना ज़्यादा छोटा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। तो गाइस इसकी वजह से होगा क्या कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि हमें कफ हो जाता है, या फिर जो भी अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड अगर इसकी जो क्वांटिटी है वो और ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से हमें लंग्स में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो गाइस जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग नैनो पार्टिकल्स का नाम दे देते हैं, तो ये क्या होते हैं गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और ये एटमॉस्फेयर में बेसिकली बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, क्योंकि इनका वेट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर वेपर्स के साथ मिलकर या फिर दूसरी गैसेस के साथ मिलकर एरोसोल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, एंड इसकी वजह से स्मोक हो जाती है। एंड गाइस आपको पता होगा कि स्मोक के कारण हमारी स्किन में, आईज में, नोज में हर कहीं इरिटेशन हो जाती है। सो गाइस हमने क्या देखा कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ये तो बेसिकली सॉइल या फिर वाटर पर सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते एयर पोल्यूशन के लिए, लेकिन इनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड गाइस आपको पता होगा कि PM2.5 एंड PM10 पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नैनो पार्टिकल्स की, तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके एरोसोल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से स्मोक हो जाती है। एंड स्मोक के कारण हमारी स्किन, नोज एंड आइज में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। एंड गाइस होता क्या है कि हमें धुएं धुएं की तरह दिखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी आई साइट है वो भी हमें ब्लर दिखाई देने लगती है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो अगर पीएम पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम है तो होगा क्या कि जो अस्थमा के पेशेंट्स होंगे, जिन्हें ऑलरेडी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। उसके बाद हुआ क्या कि इनकी अगर क्वांटिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी वजह से हमें कफ हो सकता है, या फिर हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन गाइस आपको पता है कि जो PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिन पार्टिकल्स का साइज 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो गाइस अगर ये PM पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं तो लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है।
लेकिन अगर ये लंग्स में बहुत टाइम तक पड़े रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, पल्मनरी फिब्रोसिस हो जाता है। मतलब जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि लेड होता है जो पीएम पार्टिकल होता है। मतलब क्या होता है गाइस, जब भी किसी तरह की माइनिंग की जाती है, कोई भी मेटल निकाला जाता है तो उस दौरान बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स मेटल के हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करना शुरू करते हैं। एंड क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोल देते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स। सो गाइस आपको याद रखना है कि अगर कोई भी हैवी मेटल आपकी बॉडी में चला जाता है तो इसकी वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है दैट इज बेसिकली द कैंसर। एंड गाइस आपको याद रखना है कि लेड हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज होता है। एक तो वो बेसिकली इंडस्ट्री से रिलीज हो सकता है, एंड दूसरी चीज़ गाइस क्या हो सकती है कि शायद लेड की माइनिंग की जा रही हो जिसकी वजह से कुछ लेड के पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में आ गए हैं और वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। सो गाइस लेड के कारण क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि पीएम पार्टिकल्स के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। उसके बाद गाइस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें लेड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद हो क्या सकता है गाइस कि जो हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब हमारे सोचने की शक्ति है, वो भी कम हो सकती है। एंड जो हमारा आईक्यू लेवल है वो भी बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि अगर हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, जो हमारी नर्व्स हैं वो अच्छे से ब्रेन को सिग्नल नहीं भेज रही, तो इसकी वजह से बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड गाइस इससे बचने का तरीका क्या है कि हम लोग जो माइनिंग है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करें, मतलब कि बहुत केयरफुली करनी चाहिए सो दैट जो ये पीएम पार्टिकल्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना हो जाएं। उसके बाद अगर जो लेड है ये हमारी किडनीज तक पहुंच जाता है तो इसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड इवन किडनी फेलियर भी हो सकती है। उसके बाद गाइस बात करते हैं फ्लाई एशेस की। सो गाइस जो नेचुरल सोर्स होता है बेसिकली पीएम पार्टिकल्स का, वो तो हमने देखा था कि वॉल्केनो होता है। क्योंकि वॉल्केनो के दौरान लावा निकलता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की गैसेस रिलीज होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी रिलीज हो जाते हैं जिन्हें हम लोग वॉल्केनिक एशेस का नाम देते हैं। तो गाइस ऐसे ही कुछ फ्लाई एशेस होते हैं। जब भी किसी सॉलिड मैटर की कंबशन की जाती है तो उस दौरान गाइस होता क्या है कि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली तो कंबशन नहीं हो पाती उनकी, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करना शुरू करते हैं, एंड इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लाई एशेस। लेकिन गाइस होता क्या है कि इनका साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि ये आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो गाइस अगर फ्लाई एशेस का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब कोल की बर्निंग हो चुकी है लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए हैं, तो होगा क्या, इनके बहुत ही ज़्यादा हल्के वेट के कारण ये हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करना शुरू करेंगे एंड हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में चले जाएंगे। तो क्योंकि गाइस जो ये फ्लाई एशेस हैं ये बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लाई कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोल देते हैं, फ्लाई एशेस। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में आसानी से एंटर कर सकते हैं। लेकिन गाइस कुछ एशेस ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका वेट भी ज़्यादा हो जाता है और वो बेसिकली एटमॉस्फेयर में फ्लोट नहीं कर पाते, एंड वो बेसिकली जाकर ग्राउंड में बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। एंड इस तरह के पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम ऐश। मतलब जो एशेस हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करेंगी उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लाई एशेस। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होंगी क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। लेकिन जो भी एशेस बड़े होते हैं वो बेसिकली अपने वेट ज़्यादा होने के कारण ग्राउंड पर सेटल हो जाते हैं, एंड हम लोग इन्हें किसका नाम दे देते हैं, ग्राउंड एशेस और द बॉटम एशेस का। तो गाइस इसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन तो नहीं होगा लेकिन सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर जो ये एशेस हैं ये हमारी सॉइल के साथ मिक्स होंगे तो इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाटर बॉडीज़ के साथ मिक्सअप हो जाएंगे तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। सो गाइस जो फ्लाई एशेस होते हैं ये बेसिकली रिलीज़ कहाँ से होते हैं, जहाँ जहाँ पर भी जो फ्यूल्स हैं उनकी कंबशन की जाती है, कोल की कंबशन की जाती है, वहाँ से फ्लाई एशेस रिलीज़ हो जाते हैं। एंड गाइस आपको पता होगा कि थर्मल पावर स्टेशन में बहुत ज़्यादा कोल की बर्निंग की जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर वाटर को बॉईल करना होता है सो दैट टरबाइंस को मूव किया जा सके एंड वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। इसलिए जो मेजर सोर्स ऑफ फ्लाई एशेस है दैट इज़ बेसिकली द थर्मल पावर प्लांट।
तो गाइस जो हमारी फ्लाई ऐशेज़ होती हैं इनमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम सिलिकेट हो सकता है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सिलिका ऑक्साइड्स हो सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट मेटल के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, आर्सेनिक हो सकते हैं, लेड हो सकता है, आयरन हो सकता है, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैडमियम, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एंड गाइस आपको याद रखना है कि हैवी मेटल्स के कारण क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। एंड गाइस हमने क्या क्या देखा कि अगर पीएम पार्टिकल्स हैं तो मेन प्रॉब्लम्स तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ होती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बॉडी में एंटर हो जाती हैं। तो गाइस आज हमने देखा कि पर्टिकुलेट मैटर्स कैसे एयर पोल्यूशन करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि गैसियस पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट तरह की गैसेस के कारण कौन कौन से टाइप के एयर पोल्यूशन हो सकते हैं एंड कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। सो गाइस आपको याद रखना है इन सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सो गाइस इफ़ यू enjoyed माई वीडियोज़ देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।